मैं जितेंद्र गहलोत। अध्याय 2 मानव तंत्र। मानव तंत्र का सामान्य ज्ञान। मानव तंत्र का सामान्य ज्ञान। आहार व मुख। मानव शरीर की प्रकृति एक अद्भुत व जटिल संरचना है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव का शरीर कई छोटी व बड़ी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इन कोशिकाओं के बीच में एक अलग प्रकार का सामंजस्य होता है, जिसके कारण ये विभिन्न छोटी छोटी इकाइयाँ आपस में समन्वित होकर अर्थात एकत्रित होकर हमारे शरीर का संचालन करती है। और शरीर के संगठन की शुरुआत अर्थात शरीर के निर्माण की शुरुआत उसी प्रकार होती है जैसे परमाणुओं से अणुओं से यौगिक बनते हैं। उसी प्रकार कोशिकाओं से उत्तक से अंग से जटिल तंत्र मिलकर शरीर के सामंजस्य से मानव देह का सृजन करते हैं। मानव शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। क्योंकि कोशिका हमारे शरीर का निर्माण करने का कार्य करती है, इसलिए कोशिका को शरीर की संरचनात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इन्हीं कोशिकाओं द्वारा शरीर की छोटी छोटी प्रक्रियाएं संचालित होती है, इसलिए कोशिका को शरीर की क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है, जैसे कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली पेशियां, अस्थियां आदि। वहीं दो या दो से अधिक तरह के ऊतक मिलकर किसी भी कार्य के संपादन हेतु विशेष प्रक्रियाएं करते हैं और ऊतकों का यही युग्मनज संग्रह एक ही प्रकार के अंग जैसे आमाशय, यकृत आदि का निर्माण करते हैं। तो वहीं शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि एक साथ समूहित होकर किसी एक विशेष क्रिया का संपादन करते हैं तथा एक संस्थान द्वारा या तंत्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि। शरीर के सभी कार्य विशेष कोशिकाओं द्वारा संपन्न होते हैं, इसलिए शरीर को कोशिका को शरीर की क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जाना जा सकता है। तो वहीं जैसे समान कार्य करने वाली कोशिकाएं ऊतक का बनाती है, ऊतकों से युग्मनज बनते हैं, युग्मनजों से अंग बनते हैं और अंग से तंत्र बनते हैं और तंत्र से शरीर बनता है। तो इसलिए शरीर के निर्माण का कार्य अर्थात संरचनात्मक इकाई भी कोशिका को ही कहा जा सकता है। मानव पाचन तंत्र, जहाँ मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा व कायिक पदार्थ प्राप्त करता है, जिनमें अपन कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं, नाइट्रोजनिक यौगिक कह सकते हैं, उन सभी को ग्रहण कर मनुष्य अपने शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे नाइट्रोजनिक पदार्थों में प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट व वसा, वहीं विटामिन व खनिज लवण जिससे शरीर की कार्य क्षमता बनी रहती है आदि से बना होता है। मानव में भोजन के जटिल पोषक पदार्थ व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं व एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, यानी जहाँ कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्लूकोज एक बड़ा अणु था, तो हमारे शरीर में उसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा छोटे छोटे अणु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन में व जल में तोड़ा गया, जिससे कि हमारे शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त हुई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भोजन के अंतःग्रहण अर्थात शरीर में प्रवेश से लेकर मल त्याग तक, यानी शरीर से निकालने तक अर्थात शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर छोड़ने तक एक तंत्र जिसमें अनेक प्रकार की अंग व ग्रंथियाँ सम्मिलित हैं मिलकर कार्य करते हैं, जिन्हें सामंजस्य के साथ कार्य करना होता है। ये तंत्र मिलकर पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। इस पाचन तंत्र के मुख्य अंगों में जैसे मुख है, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार आदि भाग इसमें मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो वहीं लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि आदि भी ग्रंथियाँ भोजन को पाचन करने में सहायक होती है और पाचन कर उस भोजन को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने में सहायता करती है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं एक मानव पाचन तंत्र जिसके अंतर्गत मुख गुहा, लार ग्रंथि, ग्रसनी, ग्रास नली, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, सुदांत्र व बृहदांत्र देख सकते हैं आप। वहीं 3 ग्रंथियों में जैसे पित्ताशय ग्रंथि, आमाशय व
बीच में उपस्थित अग्नाशय और वहीं मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथि, ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से आहार नाल के रूप में, अंगों के रूप में सबसे पहला जो कार्य है आहार नाल का, वह है भोजन को सरलीकृत कर पचाने में सहायक करना। वहीं पाचित भोजन का अवशोषण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना। वहीं आहार अर्थात भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाने का कार्य भी हमारे शरीर के आहार नाल द्वारा किया जाता है। ये आहार नाल पाचन तंत्र के सभी अंगों से मिलकर बनती है, जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है। ये करीब 8 से 10 मीटर लंबी नली है, जिसे पोषण नाल या आहार नाल के नाम से हम जान सकते हैं। अर्थात पाचन तंत्र के प्रारंभ से लेकर उसके अंतिम तक की सभी अंग व ग्रंथियाँ मिलकर आहार नाल का निर्माण करती है। तो मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करता है। अर्थात पहले वो एकत्रित होता है, जैसे हृदय धड़कने से पहले दबाव महसूस करता है, फिर खुलता है। उसी प्रकार हमारे शरीर की ग्रसनी के भी भाग ग्रास नली है आदि स्पंजी के तौर पर एक बार एकत्रित होते हैं तो एक बार खुलते हैं, अर्थात दबाव बनाते रहते हैं, जिससे कि पेशियाँ संकुचित व विस्तारित होती रहती है, जिससे श्रवणीय पेशियाँ कार्य करती है। और इन्हीं श्रवणीय पेशियों में भोजन, पाचित भोजन रस व अपशिष्ट की गति आदि को नियंत्रित किया जाता है। आहार नाल हमारे भोजन का अग्रभाग अर्थात मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। इसे कटोरी नुमा संरचना के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। जीवा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से फ्रेनुल लिंगोम अर्थात जीवा फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। मुख 2 मांसल ओठ से घिरा रहता है, जो मुख को खोलने व बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक होता है। अर्थात जैसे हमारा मुख है, इस मुख के अंदर जैसे हम मैगी, नूडल्स आदि जब भोजन ग्रहण करते हैं तो गिरने वाला होता है, तो मुख के होठ उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और उसे पकड़ते हैं। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि होठों का मुख्य कार्य मुख को बंद रखना है और दूसरा भोजन को पकड़ने में सहायता करना है। हमारे मुंह में पाए जाने वाले दांत हमारे मसूड़ों में एक विभिन्न सांचे अर्थात जैसे मसूड़े कहते हैं, मसूड़ों में स्थित होता है, इसलिए इस मसूड़ों कहा जाता है उस सांचे को। अर्थात सभी दांत जबड़े में एक सांचे में स्थित होते हैं, जिसे मसूड़ों के नाम से जाना जाता है। मसूड़ों तथा दांतों की इस स्थिति को अर्थात जिस प्रकार मसूड़ों में दांत एक दबाव के कारण दबाए हुए होते हैं अर्थात फंसे हुए होते हैं, इस व्यवस्था को गर्तदंती के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य के जीवन काल में 2 प्रकार के दांत होते हैं, पहला अस्थायी व दूसरा स्थायी। अस्थायी दांत वे होते हैं जो बच्चे के जन्म के समय के बाद पहली बार उसके शरीर में निर्मित होते हैं और जो कुछ ही उम्र के पश्चात धीरे धीरे वापस पुनः गिर जाते हैं और उसके पश्चात उसके शरीर में पुनः दांत आते हैं, जो कि स्थायी प्राप्त होते हैं। वहीं हम ये कह सकते हैं कि अस्थायी दांतों की कुल संख्या 28 होती है, तो वहीं स्थायी दांतों की संख्या 32 तक हो जाती है। ये दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें कृतक आगे के दांत होते हैं जो कुतरने व काटने का कार्य करते हैं और ये 6 महीने की उम्र में निकल जाते हैं। दूसरे रदनक, ये दांत भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। ये 16 से 20 माह की उम्र में विकसित होते हैं और प्रत्येक जबड़े में इनके मुख्य 2 दांत होते हैं। जिस प्रकार आप शेर को देखते हैं तो शेर के मुख में 4 दांत विशेष रूप से बड़े होते हैं, उन्हीं को अपन रदनक कह सकते हैं, जो चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। अर्थात मांसाहारी पशुओं में इनकी संख्या अत्यधिक होती है। अग्रस्वर्णक दांतों में ये भोजन को चबाने चायक होते हैं व प्रत्येक जबड़े में इनकी 4 संख्या होती है। 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। स्वर्णक ये दंत भी भोजन चबाने में सहायक होते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है और ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। एक चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि कृतकों की संख्या 2 दांत है, वहीं रदनक 1, अग्रस्वर्णक 2 व स्वर्णक 3 दांत हैं। वहीं एक मसूड़े की बात करें अर्थात एक निचले भाग की बात करें तो उसके अंदर जिस प्रकार एक इधर है अर्थात एक इस प्रकार है तो एक इस प्रकार भी होगा, तो 1 और 1 2 दांत। वहीं कृतक 2 इस तरफ है तो 2 इस तरफ होंगे, तो 2 और 2 4 दांत। तो ये कह सकते हैं कि कृतक की एक जबड़े में संख्या 2 2 यानी 2 इस तरफ तो 2 इस तरफ, यानी एक जबड़े में कुल 4 दांत। वहीं मुंह में कुल 8 दांत होते हैं।
रदन की संख्या एक जबड़े में एक एक, यानी एक दाईं तरफ तो एक बाईं तरफ, यानी कुल 2 दांत, वो मुंह में कुल 4 दांत होते हैं। अग्र स्वर्ण की संख्या भी एक जबड़े में 2, यानी 2 दाईं ओर तो 2 बाईं ओर, वहीं कुल 4 संख्या, वहीं मुख में कुल 8 दांत होते हैं। स्वर्ण की संख्या में एक जबड़े में 3-3 दांत, अर्थात 3 दाईं ओर तो 3 बाईं ओर, कुल 6 दांत, अर्थात मुंह में कुल 12 की संख्या होती है। और यही दांत हमारे भोजन को चीरने, फाड़ने व छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विस्तारित करता है, जिससे ये भोजन आसानी से हमारी ग्रसनी में चला जाता है। और यदि भोजन को तोड़ने का कार्य मुख में नहीं संपन्न होता तो ये भोजन हमारे गले में आसानी से नहीं निकल सकता था, अर्थात गले से नहीं उतर सकता था। इसलिए भोजन को कार्य करने में लार, जीभ आदि अंग विशेष रूप से उसकी सहायता करते हैं, जिससे कि भोजन को आसानी से छोटे छोटे भागों में तोड़कर या विखंडित कर उस भोजन को पचाने लायक बनाया जा सकता है। आगे के भाग में हम पढ़ेंगे भोजन के मुख्य भाग ग्रसनी के बारे में व शेष पाचन तंत्र के बारे में।